सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड यानी कि सैंटियागो बर्नाब्यू पे 4-0 से हरा दिया और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो स्टेक के ऊपर लगी हुई थी, जैसा कि बार्सिलोना की ला लिगा में टॉप पोजीशन वो भी बचा ली। उसके साथ साथ बार्सिलोना का 43 गेम्स का विनिंग रन जो कि रियल मैड्रिड 42 गेम्स के ऊपर आ चुकी थी, वो भी बार्सिलोना ने मैड्रिड को हराने के बाद बचा लिया। और उसके साथ साथ इस सीजन में ला लिगा में रियल मैड्रिड का अनबीटन रन भी बार्सिलोना ने खत्म कर दिया। बहुत बड़ी विक्ट्री एट सैंटियागो बर्नाब्यू 4-0। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप पहला हाफ उठा कर देखो तो पहला हाफ और दूसरा हाफ दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पहले हाफ के बाद से 4-0 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बार्सिलोना ने और हैंसी फ्लिक ने वही किया जो पूरे सीजन से वो करते आ रहे हैं। हाईलाइन बार्सिलोना खेल रही थी और ये एक्सपेक्टेड था कि कार्लो एंसेलोटी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सोच कर आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि जहां पर वो बार्सिलोना की हाई लाइन को तोड़ सकें। लेकिन हैंसी फ्लिक ने मेरे ख्याल से अपनी टीम को इतने अच्छे तरीके के साथ ट्रेन किया हुआ है कि आप चाहे रियल मैड्रिड ले लो, चाहे बायर्न म्यूनिख ले लो, कोई भी टीम ले लो, वो हाई लाइन का मुकाबला फिलहाल नहीं कर पा रही। ऑफसाइड ट्रैप को अभी तक कोई भी टीम बार्सिलोना के अगेंस्ट नहीं तोड़ पाई। क्योंकि देखिए ये दो टीम्स बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड ये यूरोप की बेस्ट दो टीम्स हैं और अगर इनसे नहीं ऑफसाइड ट्रैप टूट पा रहा तो इसका मतलब है कि हैंसी फ्लिक ने अपनी प्लेयर्स के ऊपर बहुत जबरदस्त काम किया, उनको बहुत सॉलिड तरीके के साथ ट्रेन किया। आप इस गेम में देखो कि किलियन एम्बापे कितनी बार निकला है जहां पर वो ऑफसाइड था। विनी जूनियर कितनी बार ऐसा निकला कि वो ऑफसाइड था। और इस सीजन में तकरीबन 75 टू 80 टाइम्स बार्सिलोना ने ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन किया है। तो यार ये फ्लूक नहीं हो सकता, एक दफा हो जाता है, दो दफा हो जाता है, लेकिन हर बार हर बड़ी गेम में सैंटियागो बर्नाब्यू में रियल मैड्रिड बार्सिलोना के ऑफसाइड ट्रैप को नहीं तोड़ पा रही। दो दफा गोल स्कोर किया एम्बापे ने और दोनों दफा ऑफसाइड था। पहला गोल तो मतलब बहुत ही मार्जिनल था जो जो उन्होंने बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट भी किया था, लेकिन वो भी ऑफसाइड हो गया। और दूसरी तरफ आप अगर अगर लेवेंडोस्की के गोल की बात करो ना तो देखो कितना डिफरेंस है। जो कसाडो ने पास दिया, लेवा ने बॉल रिसीव किया, पहला गोल, मैं पहले गोल की बात कर रहा हूँ तो लेवा ने उसके बड़ा कूल एंड काम फिनिश किया था उसको। तो वो देखो कितना क्लोज था, वो भी ऑफसाइड हो सकता था। लेकिन वही बात है कि क्योंकि आपकी अपनी टीम इतने अच्छे से ऑफसाइड ट्रैप को मेंटेन कर रही है जो कि आपने देखा कि मैड्रिड नहीं कर पाई और वहीं पर उनको हर्ट किया बार्सिलोना ने। पहला गोल बिल्कुल उसी तरह से आया। यार इसको बोलते हैं कि हैंसी फ्लिक हैज बॉल्स ऑफ स्टील। मतलब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस तरह से बार्सिलोना इस सीजन में खेल रही है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, अगेंस्ट रियल मैड्रिड, में बहुत नर्वस था, बहुत ज्यादा नर्वस था। इवन 2-0 के ऊपर भी मैं काफी ज्यादा नर्वस था कि यार आपको पता है कि रियल मैड्रिड कमबैक कर लेती है। लेकिन फ्लिक ने मतलब भाई जिस तरह से अपनी टीम को बनाया है, मेंटली स्ट्रांग किया है, फिजिकली स्ट्रांग किया है और उसने भाई कमाल कर दिया। यही वो टीम थी जो पिछले सीजन में खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस सीजन में वही लड़के कलेक्टिवली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर रियल मैड्रिड की बात करो तो मैंने पहले प्रीव्यू में भी ये बात बोली थी कि कलेक्टिवली रियल मैड्रिड बहुत बुरी फुटबॉल खेल रही है, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और आपने देखा कि इस गेम में भी जो रियल मैड्रिड है वो विनी जूनियर और एम्बापे के ऊपर लगी हुई थी कि कोई एक आधा पास वो निकल जाए, कोई एक थ्रू बॉल निकल जाए और वो गोल स्कोर कर दें। लेकिन कलेक्टिवली रियल मैड्रिड इस गेम में भी बहुत ज़्यादा पैथेटिक थी। पहले हाफ की अगर मैं बात करूँ ना तो पहले हाफ में दोनों टीम्स काफ़ी नर्वी नज़र आ रही थी। दोनों टीम गेम को कोई अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल नहीं कर पाई। बार्सिलोना के पास वहां पर भी अच्छे मौके थे। आपको याद होगा कि लेवेंडोस्की 1-on-1 सिचुएशन में आए थे, एक वॉली उनको मिली थी लेकिन उनसे शूट नहीं लगी।
वहां पर गोल हो सकता था। फिर लामीन यमाल 1-on-1 सिचुएशन में आए थे जहां पर उन्होंने कीपर के ऊपर चिप कर दी थी। अगर ये 2 गोल हो जाते या एक गोल भी निकला था तो गेम काफी ज्यादा डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन बारसा के दोनों प्लेयर्स ने ये चांसेस मिस किए। दूसरी तरफ मैड्रिड को भी एक दो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, ऑफसाइड ट्रैप भी हुआ, एक दो ऐसे चांसेस बने जहां पे विनी जूनियर 1-on-1 सिचुएशन में आए थे, उन्होंने शूट बाहर मार दी। तो मुझे ऐसा लगा कि पहला पूरा हाफ जो है वो ऐसे ही निकला है कि जहां पे दोनों टीम्स बहुत ही नर्वी थी, गोल के सामने नर्व्स पे काबू नहीं कर पा रहे थे। और मैंने ये भी बात आपको कही थी कि पहले 15-20 मिनट बार्सिलोना थोड़ा स्लॉपी खेलती है, और पहला हाफ पूरा का पूरा रियल मैड्रिड इस पूरे सीजन में स्लॉपी खेल रही है, और यही चीजें आपको पहले हाफ में देखने को मिली। पहले हाफ में फिर भी कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने पैचेस में गेम को कंट्रोल किया, और मैड्रिड ने स्टार्ट में प्रेस किया था बारसा को। लग नहीं रहा था, लग ये रहा था कि वो सिट बैक करेंगे और वो सिट बैक करके काउंटर पे आपको हिट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरू के पहले 5-10 मिनट में उन्होंने काफी ज्यादा प्रेस किया और बारसा को काफी ज्यादा हाईलाइन के ऊपर जो है वो खेलने की कोशिश की। सेकंड हाफ में बार्सिलोना ने एक बड़ी अच्छी चेंज की, फ्रैंकी डियोंग को लेकर आए ताकि गेम को ज्यादा अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल किया जा सके, और हमने फर्मीन लूपेस को बाहर निकाल दिया था। और उसके बाद हम लोग फ्रैंकी डियोंग को लेकर आए। लेकिन सेकंड हाफ में अगर आप रियल मैड्रिड को देखो ना तो उनकी टोटली अप्रोच चेंज नजर आई। सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड ने पीछे सिट बैक किया और उन्होंने काउंटर के ऊपर खेलने की कोशिश की, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहले हाफ से वो ऐसा खेलेंगे, जो कि उनको फायर बैक कर गया। बार्सिलोना ने गेम को कंट्रोल किया। मेरे ख्याल से कार्लो ने ये गलती की थी कि उन्होंने प्रेस नहीं किया सेकंड हाफ में और बार्सिलोना को कंट्रोल करने का एक मौका दे दिया। फ्रैंकी डियोंग के आने के बाद से गेम पूरी तरह से बार्सा ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो गोल आया था ना वो थोड़ा आउट ऑफ नोवेयर आया था, क्योंकि अम्बापे बार बार निकल रहे थे, ऑफसाइड ट्रैप हो रहा था, 1-on-1 सिचुएशंस बननी थी, लेकिन कसाडो का एक बेहतरीन पास था लेवा को, गोल उन्होंने स्कोर किया। फिर उसके बाद अगर मैं बल्दे की बात करूं तो यार बल्दे के को हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि फाइनल थर्ड के अंदर उनको अपनी जो अपना जो फाइनल पास है वो उनको इम्प्रूव करना है, और उन्होंने क्या पिन पॉइंट लेवेंडोस्की को बॉल दिया था, और लेवेंडोस्की की क्या कमाल 2 क्लिनिकल फिनिशेस थी, और वहीं पर गेम चेंज होगी। 2-0 से बार्सिलोना अप हो गई थी और 2 मिनट के अंदर गेम जो है वो टोटली चेंज हो चुकी थी। अब यहाँ पर रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा डेस्परेट नजर आ रही थी, क्योंकि 2-0 डाउन था। एक कॉन्फिडेंस तो था उनको कि उन्होंने डॉर्टमंड के अगेंस्ट जो है वो होम के ऊपर ही 2-0 डाउन से उन्होंने सेकंड हाफ में जो है वो 5-2 कर दिया था, लेकिन भाई ये बार्सिलोना थी, बार्सिलोना के अगेंस्ट ये करना इतना आसान तो नहीं था। और जब 2-0 डाउन हुए तो वहां पर फिर ये चीज तो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि हैंसी फ्लिक तो रुकते नहीं है, वो 2 गोल करें, 3 गोल करें, 4 गोल करें, वो कहते हैं भाई मुझे गोल चाहिए, चाहे आप 10 गोल मारो, मैंने पीछे नहीं रुकना, आपने अपनी ही गेम खेलनी है, आपने अपने सिस्टम के साथ ही चलना है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि रियल मैड्रिड आपको हर्ट करने की कोशिश करेगी, कमबैक करने की कोशिश करेगी, और वहां पर आपको मजीद चांसेस मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ। लेवेंडोस्की को 2 1-on-1 चांसेस मिले थे, और एक तो मतलब बिल्कुल ओपन गोल था। अगर वो तीसरा गोल वहां पे कर देते उनकी हैट्रिक भी कंप्लीट होती थी और बार्सिलोना वहां पर गेम किल कर सकती थी। वो चांस उन्होंने मिस किया। फिर उसके बाद एक और उनको मौका मिला था जहां पर उन्होंने जो बॉल वो ऊपर मार दिया था कि वो कीपर के सामने 1-on-1 सिचुएशन में आ गए थे, वो एक चांस मिस हुआ था। तो बारसा ने चांसेस मिस किए, रफीनिया ने कुछ चांसेस मिस किए, लेकिन लकीली बहुत अच्छी बात यह है कि बार्सिलोना ने कंसीड नहीं किया। लाइनअप की अगर मैं बात करता हूं तो लाइनअप जो है वो बार्सिलोना की वही थी जो बायर्न के अगेंस्ट खेली थी, और मैंने आपको कहा था कि वही लाइनअप खेलेगी। फर्मीन लूपेस का पहला हाफ ठीक था, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे गेम को, लेकिन हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि रियल मैड्रिड को सेटल ना होने देता मिडफील्ड के अंदर। उन्होंने अपना काम बखूबी किया। फिर उसके बाद हम सेकंड हाफ में लेकर आ गए थे फ्रैंकी डियोंग, खैर उस पर बात करते हैं। लेकिन अगर लाइनअप में मैं पहली बात करूँ ना तो हम प्लेयर बाय प्लेयर अगर जाएं तो भाई इनाकी पीनिया, यार ये बंदा दोबारा से रिवाइव हुआ है। इनाकी पीनिया जिसके ऊपर बार्सिलोना फैंस, मतलब पहले तो हमें टेर स्टेगन के ऊपर इतना भरोसा नहीं था, और फिर इनाकी पीनिया आए, इनाकी पीनिया के ऊपर हमें भरोसा नहीं था, लेकिन जहां जहां हम लोगों ने डाउट किया है हैंसी फ्लिक को, वहां वहां उसने हम सबको गलत साबित किया। उसने हर प्लेयर को चेंज किया।
इनाकी पीनिया ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि अगर आप लेवेंडोस्की ने क्योंकि 2 गोल स्कोर किए, उसके बाद अगर आपका कोई मैन ऑफ द मैच बनता है तो इनाकी पीनिया, क्योंकि 2 उन्होंने बिल्कुल 1-on-1 सिचुएशन में अम्बापे के गोल रोके हैं। ऑन द बॉल वो बहुत अच्छे थे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी थी, कॉन्फिडेंट थे। आप ये देखो कि उनका मैच अगर अगर आप उनको कंपेयर करो ना अगेंस्ट न्योर बायर्न की गेम में, तो न्योर ने 2 मिस्टेक्स की थी ऑन द बॉल और इनकी एक भी मिस्टेक नहीं थी। आज की गेम में भी लूनिन ने 1-2 मिस्टेक्स की थी, पासेस गलत दिए थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप इनाकी पीनिया की बात करो तो भाई कमाल कर दिया उस बंदे ने। तो उस वो बहुत सॉलिड था और मुझे समझ में नहीं आती कि यार कौन सी गीदड़ सिंगी है हैंसी फ्लिक के पास, वो क्या घोल के पिलाता है प्लेयर को कि इतना कॉन्फिडेंस और इतना वो प्लेयर को मतलब रिवाइव उसने कर दिया हर तरह से। तो इनाकी पीनिया की कमाल की परफॉर्मेंस थी। इनिगो मार्टिनेज, सिवाय वो जो ऑफसाइड गोल था जहां पर एम्बापे ने गोल स्कोर किया था और उन्होंने जो सेलिब्रेशन की थी वहां पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से चूक गए थे, लेकिन उसके अलावा इनिगो मार्टिनेज की बहुत सॉलिड गेम थी, बहुत सॉलिड गेम थी। और पीनिया का आपको याद होगा कि जो उन्होंने ऑफसाइड गोल, एक ऑफसाइड निकला था जहां पर मेरे ख्याल से बिलिंगम ने शॉट मारी थी और गोल लाइन उन्होंने क्लियरेंस की थी, तो वो भी एक कमाल था पीनिया का। उसके बाद कबारसी और कुंदे भाईजान, इन दोनों ने जो गेम खेली है, ना उन्होंने विनी को निकलने दिया ना उन्होंने अम्बापे को निकलने दिया, कमाल की सॉलिड डिफेंडिंग थी। उसके अलावा आप बल्दे की अगर बात करो तो हमें पहले पता था कि बल्दे आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि लुकास वास्केस खेल रहे होंगे वहां पे और वो डिफेंसिवली इतने अच्छे नहीं है। बल्दे का इंपॉर्टेंट रोल था और उन्होंने जो पास दिया था जिसपे हेडर लिया था लेवेंडोस्की ने, आउटस्टैंडिंग। और भाई इन सारी डिफेंस के जो आपके 4-5 प्लेयर हैं, इन्होंने जिस तरह से ऑफसाइड ट्रैप किया, क्या ही बात है उसकी। पैड्री आपके बेस्ट प्लेयर है, मैं मतलब उसको तो डिफाइन करना ही बहुत मुश्किल है। मैजिकल 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 और कसाडो, यार फाइन ऑफ द सीजन है कसाडो। उसने 4 असिस्ट ऑलरेडी अभी तक दे दिए हुए हैं बाइन के अगेंस्ट। और रफीनिया वाला असिस्ट आप कैसे भूल सकते हो, आज लेवा वाला असिस्ट, और जिस तरह से उसने यार मतलब गेम को कंट्रोल किया, उसने डिफेंस किया, पास दिए यार। मतलब मुझे समझ में नहीं आती कि ला मासिया में क्या पढ़ाते हैं और हैंसी फ्लिक क्या कर रहा है अपने प्लेयर्स के साथ। आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग। फर्मीन लूपस का गेम काफ़ी अच्छा गेम था, बहुत डिसेंट गेम था उसका। रफीनिया, भाई रफीनिया देखे यार, रफीनिया का भी रिवाइवल हुआ है। पिछले सीजन में हमने लेवेंडोस्की को गालियां दी, हमने रफीनिया को कहा कि निकल जाओ, मैंने मतलब ये बातें कही थी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी टू देम। लेवेंडोस्की ने बर्नाबो में 2 गोल स्कोर किए, वो 4 गोल भी स्कोर कर सकते थे आज। रफीनिया ने चिप मार के गोल स्कोर किया, भाई कमाल कर दिया उसने। उसके बाद लामीन यमाल, देखो लामीन यमाल आज थोड़ा इंडिविजुअल होकर खेल रहे थे। लामीन यमाल के बारे में मैं आपको ये कहूँ कि हम लोग थोड़ा बोल रहे थे कि यार वो बहुत ही थोड़ा सेल्फिश होकर खेल रहे हैं। उन्होंने कुछ पासेस भी मिस किए, उन्होंने कुछ जगहों पे वो सेल्फिश होते हुए भी नजर आए, लेकिन जो उनका फिनिश था, अब एक तरफ लामीन यमाल और एक तरफ किलियन अम्बापे जिनसे फिनिश नहीं हुए, और दूसरी तरफ लामीन यमाल का वर्ल्ड क्लास फिनिश वीकर फुट के साथ अगेंस्ट लूलिन, जो कि पिछले सीजन के वन ऑफ द बेस्ट कीपर थे यूरोप के। उन्होंने जो फिनिश किया कि लूलिन हिल भी नहीं सके वहां पर, तो कमाल कर दिया उन्होंने। उसके बाद रफीनिया ने जो चिप करके गोल स्कोर किया, कमाल कर दिया उन्होंने। तो यार इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। बार्सिलोना ने दोबारा से रियल मैड्रिड को उनके बैकयार्ड में जाकर दोबारा से ह्यूमिलेट किया, 4-0 से हराया। ये गेम 6-0 भी हो सकती थी भैया, 6-0 भी हो सकती थी। अब मैं ओल्मो की बात करता हूँ। ओल्मो आए, जब वो ओल्मो आए तो आपने देखा होगा कि कितना अटैकिंगली हम लोगों ने गेम को चेंज किया, कितने ज्यादा चांसेस बने। प्री असिस्ट के बहुत ज्यादा चांसेस थे ओल्मो के, असिस्ट के बहुत ज्यादा चांसेस थे ओल्मो के। वो जैसे ही आए तो बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट होने शुरू हो गए। गावी को मिनट्स मिले, गावी जब आए तो आपने देखा कि गावी और विनी जूनियर की भी थोड़ी हल्की फुल्की लगी थी वहां पर, और मुझे विनी जूनियर की समझ में नहीं आती। हो सकता है 2-3 दिन के बाद वो बैलन डोर भी जीत जाए, लेकिन यार विनी जूनियर को अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। आते ही 5-10 मिनट में भाई उन्होंने क्राउड के ऊपर हाथ करने शुरू कर दिया जी, क्राउड को जगाना शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया। लेकिन भाई मेरे ख्याल में अगर वो अपनी गेम पे फोकस करें ना, वो बिला वजह में हेट लेते हैं, बिला वजह में हेट लेते हैं। अगर वो अपनी गेम को फोकस करें तो वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन यार बार्सिलोना इस वक्त टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रही है,
टॉप ऑफ ला लीगा टेबल चल रही है। अक्टूबर जहां पर हम बात कर रहे थे कि बार्सिलोना का अल्टीमेट टेस्ट होने जा रहा है, वहां पर हमने सेविया को हराया, बायर्न म्यूनिख को हराया, रियल मैड्रिड को हराया उनके घर में जाके। अब बार्सिलोना के हाथ में ये सीजन है। मुझे लगता है कि मैं चैंपियंस लीग की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ से बार्सिलोना की टीम बहुत अच्छे तरीके के साथ आगे सीजन में जा रही है, कॉन्फिडेंट होकर जाएगी। बार्सिलोना के जो डिफेंस के थोड़े इश्यूज हैं, वहाँ पे अरोहो और क्रिस्टेंसन भी अब नेक्स्ट मंथ में वापस आ जाएंगे, तो बार्सा का स्क्वाड भी अच्छा होगा। मुझे ये लगता है कि बार्सिलोना का एक हाथ, मे बी इट्स टू अर्ली, लेकिन एक हाथ ला लीगा की ट्रॉफी के ऊपर आ गया हुआ है। अब यहाँ से अगर बार्सिलोना खुद चोक करे तो करे, लेकिन बार्सिलोना के पास 6 पॉइंट्स की लीड आ चुकी है और बार्सिलोना इस वक्त फेवरेबल पोजीशन में है। बार्सिलोना अच्छी फुटबॉल खेल रही है। बड़ी दो टीम्स को आपने हरा दिया, बायर्न म्यूनिख को आपने हराया, रियल मैड्रिड को आपने हराया। फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में जो बड़ा टेस्ट आपका होने वाला है वो एटलेटिको दी मैड्रिड वाला होगा। अगर आपने उनको भी मैच हरा दिया तो मेरे ख्याल से आप ला लीगा का टाइटल जो है वो आसानी के साथ अब जीत सकते हैं। अभी भी बहुत दूर है सीजन, लेकिन अभी जो फॉर द टाइमिंग एंजॉय द मोमेंट। और बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 4-0 से हरा दिया। विस्का बार्सा, विस्का कैटालोनिया।